अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म एहतजाज करना तो दूर की बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखना भी मुश्किल हो रहा है। गुज़श्ता चंद दिनों की बात कर लें तो पार्टी के अंदर शदीद होते इख्तिलाफात बहुत से सवालात को जन्म दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती ने कुरान पर हल्फ के साथ बयान दिया है कि बानी PTI ने उन्हें कहा कि वो आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा जाएं फौजी क़यादत से बात करें। इमरान खान से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राबते की कोशिश की। आर्मी चीफ से आरिफ अलवी के जरिए भी बात करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे न खुले। आज़म सवाती का कहना है कि इमरान खान ने कहा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि किससे कहाँ राबता हो रहा है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गंडापुर ने कहा है कि असद कैसर, शहराम तरकई और आतिफ खान साजिशी हैं, इसलिए इमरान खान ने उन्हें सूबाई असेंबली का टिकट ना देने का कहा। गंडापुर ने यह दावा भी किया है कि 26 नवंबर को सीधी गोलियां नहीं बल्कि हवाई फायरिंग की गई। असद कैसर ने गंडापुर के इल्जामात की तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। हाल में पार्टी से निकाले गए शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ साजिशें हो रही हैं। मरवत ने यह दावा भी किया है कि फैसला साजी अब सिर्फ इमरान खान के हाथ में नहीं बल्कि पार्टी में उन पर असरअंदाज होने वाले अनासर भी मौजूद हैं। इस सारी सूरत हाल पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में बढ़ते इख्तिलाफात के पेश नज़र रहनुमाओं को मीडिया में बयानबाजी से रोक दिया है। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्हें मुस्तकबिल में खामोश रहने का मशवरा दिया है। बैरिस्टर गौहर पार्टी रहनुमाओं को खामोश रहने का मशवरा तो दे रहे हैं मगर ये तस्लीम भी करते हैं कि उनके पास फैसलों का इख्तियार ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सूरत हाल इस बड़े सवाल को जन्म दे रही है कि इमरान खान जेल में बैठकर चाहते या ना चाहते हुए पार्टी के अंदर डिवाइड एंड रूल की सूरत हाल से जो फायदा उठा रहे थे, क्या यह सिलसिला मजीद चल पाएगा? इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में है। इस दौरान पार्टी के अंदर जितनी भी धड़ेबंदियां हुई, तकसीम हुई या इख्तलाफात उभरे, तमाम लीडर्स का दावा यही रहा कि इमरान खान के सच्चे और वफादार वही हैं। इमरान खान को इस सारी सूरत हाल का बिला वास्ता और बिल वास्ता फायदा भी होता रहा, मगर अब पार्टी रहनुमाओं के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात, इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट से राबतों की कोशिशों को सरेआम बेनकाब कर देना, वजीर आला का अपने पार्टी लीडर्स को साजिशी कहना, पार्टी के हामी रहे रहनुमाओं का दावा कि पार्टी में फैसला साजी सिर्फ इमरान खान के हाथ में नहीं रही। मामला यहां तक पहुंच गया है कि PTI के हमदर्द इमरान खान की फैसला साजी की कुव्वत और मर्दम शनासी पर सवालात उठाने लगे हैं। क्या ये सूरत हाल इस जानिब इशारा नहीं कर रही कि पार्टी के मामलात अब जल्द इमरान खान के हाथों से भी निकलने जा रहे हैं? पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसी मिसालें हैं कि पार्टी जितनी भी बड़ी और मकबूल हो, अगर जेल में कैद लीडर पार्टी इख्तिलाफात को एक हद से आगे जाने के बाद कंट्रोल न कर सके तो पार्टी बासीम हो जाती है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वाली सूरत हाल होने जा रही है? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और हमाद गजनवी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज, लीडर्स के एक दूसरे पर इल्जामात और इमरान खान से शिकायत में बदलने लगा। क्या मामलात इमरान खान के हाथ से निकलने लगे? शहजाद चौधरी साहब, आपके ख्याल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश है कि अंदर से लीडर्स एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपने लीडर की यानी कि इमरान खान की फैसला साजी पर सवाल उठा रहे हैं, वो लोग जो साथ चलते थे उनके मर्दुम शनास होने को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कितना फैसला खुद इमरान खान के हाथ में और कितना हाथ से निकल गया है? देखिए, आपको बुनियादी सवाल कि क्या मामलात इमरान खान के हाथ में कंट्रोल में हैं या नहीं, तो मेरा ख्याल है जहां तक तो एक सियासी अमल की बात है, एक जो तंजीमी मामला हुआ करता है जिसके बाद पार्टीज के अंदर एक कोहिजन के साथ, एक रब्त के साथ मामला तय होते हैं, वो तो नजर नहीं आ रहा। यानी इमरान खान के हाथ से पार्टी गई नहीं है, खत्म नहीं हुई, लेकिन जाहिर है कि जिस किस्म का एक सियासी अमल एक उसकी मौजूदगी में हो सकता था वो नहीं हो पा रहा और वो नहीं हो सकता, उसकी वाज़ेह तौर पर शक्ल सामने आ गई। एक तो ये हमें आपके सवाल का बुनियादी जुज़ तो एक चीज़ यहाँ एड्रेस हो जाती है, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इमरान खान जब जेल से बाहर आता है, जब भी आता है, चंद माह बाद आए, चंद सालों बाद आए, क्या वो और उसके वोटर उसके गिर्द जमा हो जाएंगे? मेरा ख्याल है इसके बारे में तो भी वाज़ेह काफ़ी हद तक हमारी सबकी सोच है कि इमरान खान जब बाहर आएगा तो एक और किस्म की या एक और सुनामी का शक्ल तो ज़रूर उभरती नज़र आती है। ये नहीं होगा कि इमरान खान बाहर आए और एक मरतबा फिर से वो जो तहरीक उसकी बनी थी, तहरीक इंसाफ भी कह लीजिए, जिस तरीके से कि उसने पहली मरतबा
2018 में जो फिनोमेना आया, जिस तरीके से आया, मेरा ख्याल है उससे बढ़ के, या पिछले साल 8 फरवरी को जिस किस्म का इजहार हुआ, मेरे ख्याल में अब की बार शायद उससे या उससे बढ़ के उस किस्म का इजहार होगा। लेकिन क्या वो डिलीवर कर पाएगा, यानी एक दूसरा सवाल है। क्या उसकी सियासत में या उसकी पार्टी के तंजीमी ढांचे में या उसकी पार्टी के अंदर जो मौजूदा क़यादत है उसमें इतनी सख्त और इतनी ताकत है कि वो गवर्नेंस के मामलात को इमरान खान की लीडरशिप के होते हुए इस तरीके से कर सकती है? वो पहले टेन्योर में तो नजर नहीं आया। बहुत बड़ी कमजोरी थी उनके पहले टेन्योर के अंदर, गवर्नेंस की एब्सेंस की, गवर्नेंस के ना होने की, और उसका अब किस तरीके से वो मदावा करेंगे, ये देखने वाली बात है। तो ये चीजें तो वाज़ेह के सामने आ गई। तीसरा जो इशू है वो यह कि अगर ये बात हो कि पीटीआई असल में इमरान खान का और इमरान खान ही पीटीआई है, जो हम बारहा कह चुके, और उसका तंजीमी ढांचा तकरीबन ना होने के बराबर है। शायद उसकी वजह यह भी है कि सेकेंडरी लीडरशिप सारी की सारी जेल में है, कोई उसको तंजीम करने वाला, उसका नज्म वापस लाने वाला इस वक्त लीडर मौजूद नहीं है। और ये सब जो है, ये सब वो ऐसे छोटे लेवल के या थर्ड टियर के या सेकेंड टियर भी मैं नहीं बोलूंगा लीडर्स हैं जिनकी पहचान ही इमरान खान की वजह से है। तो ये काम वो नहीं कर पाते, या उस किस्म का लेवल का काम नहीं कर पाते जो गालिबन शाह महमूद कुरैशी अगर बाहर होते तो वो एक तंजीमी ढांचा, इस किस्म की लीडरशिप वो दे सकते थे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई इमरान खान के बाद या उसके अलावा कुछ भी नहीं है? अगर ऐसा मामला है तो फिर पाकिस्तान की सियासत अगले 10-15 साल में क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है, ये एक सोचने वाली बात है। क्या पीटीआई का कोई रोल होगा 10-15 साल बाद, या 15 साल के बाद? यानी इमरान खान का अगर और टेन्योर भी एक लगा लिया जाए, उसके बाद 10-15 साल बाद उसकी एक और पीटीआई की जरूरत बनती है इस मुल्क की सियासत के अंदर? मेरे ख्याल में बनती है। आप मामला सिर्फ 2 पार्टियों के कंट्रोल में नहीं दे सकते, लेकिन उसके लिए इमरान खान को अपनी पार्टी के तंजीमी ढांचे, सेकेंड टियर लीडरशिप के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा ताकि वो लोगों को मौका दें कि वो आगे आए। तो ये मामला ज्यादा अहम है बजाय इसके कि उसके मामला से कंट्रोल। शहजाद साहब, एक छोटा सा ज़िमनी सवाल है यहाँ आपसे। अब क्या अगर फैसला उनके हाथ में नहीं है, जैसे खुद पार्टी के अंदर से भी लोग कह रहे हैं, वो लोग जो बहुत मुतासिर थे वो भी इस वक्त कह रहे हैं कि फैसला साजी उनके हाथ में मौजूद नहीं है, कौन कितना ज्यादा असरअंदाज हो रहा है? अगर मैं आपके सामने रखूँ, सीएम केपी हैं, बुशरा बीबी हैं, वुकला मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा की धड़ेबंदी है, फिर पंजाब से वुकला हैं, उनकी बहनें हैं, क्योंकि जिसका भी फैसला वो ज्यादा ले रहे हैं या असर रख रहे हैं वो आने वाले दिनों में भी दिखेगा फिर। नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल भी नहीं है। किसी का भी फैसला साजी हो ही नहीं रही पीटीआई के अंदर। अच्छा, है ही कोई नहीं फैसला जिसको कि आप यकीन के साथ, किसी एतमाद के साथ फैसला कह सकें। सियासी अमल का तो कम से कम कोई फैसला नहीं है, वैसे भी कोई फैसला नहीं। एहतजाज भी अपनी जगह पर रुक जाते हैं, हो नहीं पाते, तहरीक भी नहीं चल पाती, लोग आपस में मिल बैठ के कोई एक प्लान नहीं बना सकते, किसी भी चीज के ऊपर कोई फैसला नहीं सादिर हो पाता। तो जाहिर है कि इस लेवल की जो लीडरशिप बाहर है, इनमें तो वो काबिलियत एग्जिस्ट नहीं करती। सूबा चलाना उसको बेहतर किया जा सकता है, वो अली अमीन का कर सकते हैं, उनको काम उस पर करना चाहिए और वही उनकी सेविंग ग्रेस होगी। ठीक हो गया। हमाद साहब, आजम सवाती साहब कुरान पर हर्फ लेकर एक वो हवाला दे रहे हैं कि जब उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि वो रास्ता निकालें, फौजी क़यादत से बातचीत करें, और वो पूरी डिटेल बता रहे हैं कि उन्होंने किया और कहने पर किया। अभी गैर लचकदार रवैया इमरान खान ने दिखाया अवामी तौर पर कि बात नहीं होगी, मैं डट गया, मैं खड़ा हो गया, और फिर उसी को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर पूरी कैंपेन चलाई जाती है। आजम सवाती का बयान खुद इमरान खान की सियासत को कितना नुकसान दे सकता है, और क्या वो सोशल मीडिया ब्रिगेड जो कि किसी भी अपनी जमात के लीडर, मुखालिफिन को तो ना छोड़ना मगर अपनी जमात के लीडर्स को भी नहीं छोड़ते, और यहां जब करैक्टर की वो साइड नजर आएगी तो आप समझते हैं इसका कोई इंपैक्ट जमात को होगा, खान की सियासत को होगा? देखिए, इमरान खान की अगर आप कौल व फ़ेल का तज़ाद या पसपर्दा कुछ और कर रहे हैं और मंज़र पे कुछ और कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है ये बातें हमारी जिस तरह की कैफियत है, जिस तरह का स्ट्रक्चर है पॉलिटिक्स का, उसमें हमें समझ आती है। और हमने पहले भी इसकी बहुत सी मिसालें देखी हैं। हमने देखा कि आप एक साइन करते हैं किसी डील को और उसके बाद आप उसका इजहार नहीं करते। ये हमने देखा था ना PMLN के केस में। तो वो बहुत अरसे बाद, लेकिन वो लोग उनके जो हामी होते हैं वो वहीं खड़े रहते हैं और कोई जवाज़ तराश लेते हैं उनके हक़ में। ये हमने पहले भी देखा था, और इमरान खान के केस में शायद ज़्यादा शिद्दत से आप इसका मुजाहरा देखेंगी। उन्होंने पहले भी बहुत सी पोजीशंस अपनी बदली हैं, और पहले भी बहुत सी खबर ऐसी आती थी कि पसे पर्दा कुछ और हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो सपोर्ट बेस है वो वारफ्तगी के आलम में उनके पीछे चलती जा रही है। पार्टी के अंदर जो सूरत हाल है, जो अबतरी है, जो इंतशार की कैफियत है और जो खींचा तानी है, वो मेरा ख्याल है अब कोई ढकी छुपी बात नहीं। पहले तो हम ये भी समझते रहे कि ये क्योंकि हुकूमत, सियासी मुखालफिन जो होते हैं वो कुछ ना कुछ हवा भी देते हैं, बात को ज़रा बढ़ा भी देते हैं
हैं ज़ेब-ए-दास्तां के लिए, लेकिन इस वक्त हमें पार्टी वाकई अब तरीका शिकार नज़र आ रही है। हम देखते हैं कभी कोई गिरोह ऊपर आ जाता है, कभी कोई गिरोह आगे आ जाता है। वो भी सूरत हाल की मुनासबत से ऐसा होता है। अगर अवामी राब्ते का मसला हो तो आप देखते हैं कि सियासतदान जो हैं वो हरावल दस्ते में शामिल हैं, और जब आप देखेंगे पस पर्दा मुज़ाकरात की ज़रूरत है तो फिर गैर सियासी जो नुमा लोग होते हैं, जैसे कि हम देख भी रहे हैं बैरिस्टर साहब हैं जैसे, या बाबर आवान साहब का जिक्र हम सुन रहे हैं, या आज़म सवाती खुद उसकी एक बड़ी मिसाल है। अच्छा, अब ये जो गिरोह हैं इनका बार बार आपने तस्करा किया कि नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, हॉक्स हैं, डव्स हैं, और फिर केपी की अपनी वैरायटी हो गई है बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ लोग निकले हुए हैं, चौधरी फवाद साहब जैसे, वो पार्टी में आना चाहते हैं। भी मैं कल परसों का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा इस कद का कोई लीडर नहीं है पीटीआई के अंदर कि वो मुख्तदरा से मुज़ाकरात कर सके। दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रहे थे कि खादिम हाजिर है और उससे फ़ायदा उठाया जाए। आपने ये जो हम गिरोहों की बात कर रहे हैं तो हम बुशरा साहिबा को ये मत भूलिए कि बुशरा साहिबा हम कहते तो रहते हैं, लेकिन ये जो मुलाकात हुई है आज़म सवादी साहब की, उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब मौजूद थे और उनकी अहलिया भी मीटिंग में मौजूद थी, यानी उसकी कहीं इजाज़त ली गई होगी और फिर वो लोग इकट्ठे होकर बैठे होंगे। तो लिहाजा उनका एक किरदार है, उसको सब मजहब टच का भी जिक्र था जी, उसमें मजहब का भी जिक्र था, लेकिन सब इसमें शामिल हैं, यानी इस बात में कि उनका सियासत में एक अमल दखल है, उनकी से है। हम जैसे कहते थे जुनैद अकबर साहब की तब्दीली आई है, वो कुछ दिन रही हैं केपी में, उससे क्या असरात पड़ रहे हैं और वो सियासत में बड़ा एक्टिव रोल प्ले करती हैं। अच्छा, ये कोई वैसे ऐसी बातें नहीं है, हमने जैसे दोस्तों ने जिक्र भी किया, माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं, भुट्टो साहब के यहाँ मौजूद है, नवाज शरीफ की मौजूद है, लेकिन एक फ़र्क है नुमाया, लेकिन जमातों में से जमातें भी निकली ना जब लीडर नहीं मौजूद रहा वहाँ पर। मैं यही अर्ज करने जा रहा हूँ कि वो कैफियत थी मार्शल लॉज की। जब मार्शल लॉ होते हैं तो उस वक्त लोग तितर बितर हो जाती हैं पार्टियां। इस वक्त इतने लोग अंदर मौजूद हैं लेजिस्लेचर्स के अंदर कि पार्टी उस तरह तितर बितर नहीं हो रही। हाँ, उसकी वजह से गिरोह ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं। तो एक तजवीज़ कहीं से आई थी कि एक कमेटी बना ली जाए जिसमें आपको मालूम हो कि क्या करना चाहिए और सब लोग ऑन बोर्ड हों, तो शायद उसको आजमाने की जरूरत है। लेकिन कल भी खबर है ग्रीवेंस कमेटी बनाने का कहा गया, जितने लोग शामिल हुए, ये भी जो भी जूम पे मीटिंग हो रही थी, मगर वहां कोई इस कमेटी को के अंदर हिस्सा बनने को भी तैयार नहीं हुआ। रजा रूमी साहब, इमरान खान जितने भी मकबूल लीडर क्यों ना हो, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात अगर इस जगह पर आ जाए कि एक सैचुरेशन पॉइंट बन जाए, भुट्टो साहब भी मकबूल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी मकबूल रहे, रिकॉर्ड मैंडेट था, फिर भी पार्टियां तकसीम हुई या इख्तलाफी लोग अलग होकर ग्रुप्स बना के उसमें चले गए। पीटीआई के इख्तलाफात जिस जगह पर आ गए हैं, क्या इमरान खान के लिए इनको समेटना मुमकिन है, मुमकिन रहेगा? देखिए, पहली तो ये बात है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो एक मुनज़्ज़म पार्टी नहीं। अभी बाकी भी सब साथियों ने यही कहा कि जो इस वक्त अंदरूनी इंतशार दिखाई दे रहा है और वो बिल्कुल सामने अब तो वाज़े हो गया, उभर कर आ गया है, तो उससे यही साबित होता है कि पार्टी की जो तंजीम है और जो उसका स्ट्रक्चर है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। और ये यही वजह कि मुख्तलिफ ग्रुप और मुख्तलिफ टोलियां जो हैं वो अपनी अपनी पावर स्ट्रगल में लगी हुई हैं। तो ये तो एक अमूमी सूरत हाल है। मगर क्या इमरान खान निकल कर इसको कंट्रोल कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो असल में इमरान खान की ज़ात और उनकी जो शख्सियाती करिश्मा है जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, उसके गिर्द घूमती है। उसमें बाकी तमाम सेकंड टियर लीडर्स जो हैं वो अपनी जगह पर अहम होंगे, लेकिन उनकी वो अहमियत नहीं है जो इमरान खान की है, क्योंकि ये बिल्कुल एक जिसे कहना चाहिए एक पर्सनैलिटी सेंट्रिक पार्टी है। मगर इस वक्त चूंकि वो जेल में है इमरान खान और मुकदमों का सामना कर रहे हैं और हमने तंजीमी मसाइल पे बात भी की है, तो वो सवाल ये पैदा होता है कि उनकी अब इसके बारे में क्या अप्रोच है। मतलब उन्होंने एक पार्टी के चेयरमैन भी मुकर्रर कर दिए हुए हैं और भी ओहदेदार हैं, लेकिन आप देखिए कि उनके पास कोई सच पावर नहीं है कि वो पार्टी की जो पॉलिसी है या डायरेक्शन है उसका तायुन कर सकते हैं। यानी बैरिस्टर गौहर जो है वो बिल्कुल इस पूरी मंजरनामे में अगर आप देखें पिछले 7-8 दिनों से जो हो रहा है तमाशा, उसमें बैरिस्टर गौहर की क्या अप्रोच है। मतलब मैंने उनका एक ही ट्वीट वो देखा कि जी अब वो हम एक ही पार्टी की आवाज होगी और कोई अपने बयानात नहीं देगा। वो पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं, मगर उसका कोई खास असर नहीं हुआ। तो पहली तो ये बात है कि अगर इमरान खान ये सीरियस हैं कि उनकी पार्टी जो है वो उनकी गैर मौजूदगी में या वो उनके जेल में होने की वजह से जो है वो चलती रहे, उस अपनी सियासत को आगे बढ़ाती रहे, तो उनको एम्पावर करना होगा इन लोगों को, ताकि ये फैसला साजी जो
का जो अमल है और जो भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, सियासी कुव्वतों से बात करनी है, तहरीक करनी है, नहीं करनी है, पार्लियामेंट में क्या रोल होना है, क्या नहीं होना, ये आप उनके हवाले करें, लेकिन उनके हवाले नहीं किया जाता। और जो साइड पर लोग हैं वो सामने आ जाते हैं। फिर एक तो ये सेंट्रल पार्टी के लोग हैं, फिर दूसरा ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ग्रुप बंदी है। अब आप देखिए कि अली अमीन गंडापुर जो है वो तैमूर झगड़ा के ऊपर कैसे कैसे वो इल्जामात लगाए गए हैं, उनको वो लेटर बाकायदा भेजा गया, उन्होंने उसको शेयर भी कर दिया, उसमें एक अच्छी खासी चार्जशीट है। अब झगड़ा जो है वो एक कॉम्पिटेंट शख्स है, सभी लोग मोतरफ हैं, चाहे वो पीटीआई की सियासत से इत्तफाक करें के ना करें, वो एक कॉम्पिटेंट और समझदार शख्स है, मगर उनको भी बिल्कुल जिसे कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने साइडलाइन किया हुआ है। तो फिर गंडापुर साहब तो अपने एमएनएस के ऊपर भी साजिशी कह रहे हैं, वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं और कह रहे हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? तो वो अब देखे ना, अब मसला यही हो रहा। अच्छा, फिर तो एक और ग्रुप था, पहले आपके इल्म में वो खान साहब की अहलिया के पीछे भी लोग चल रहे थे, उनकी बहनें भी हैं मैदान में। तो एक दिखाई दे रहा है, एक इंतशार जो है वो बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। और यकीनन ये उनकी खान साहब की जो रिहाई की कोशिशें हैं, ये उसके लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक दूसरे के ऊपर भी कोई वो एतमाद आपस में भी ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा लीडर्स में दिखाई दे रहा है। ज़ैगम खान साहब, एक तो ये फरमाइएगा क्या मामलात इमरान खान के हाथ में हैं, उनके हाथ से निकलने लगे, किस हद तक वो फैसला साज हैं इस वक्त अपने मामलात के? दूसरा, एक ज़मीनी हकीकत भी है, मुख्तदरा किसी भी पार्टी के अंदर के इख्तलाफात हों, ग्रुप बंदी शुरू हो, झगड़े हों, या ये सूरत हाल हो, तो उसका फ़ायदा लेती है या होता रहा माजी में। नून लीग से काफिले की बात की जाए या पीपल्स पार्टी से नेशनल पीपल्स पार्टी या फिर पैट्रियट की बात कर लीजिए, आपको लगता है कि इस वक्त जो पीटीआई के अंदर तकसीम, ये जिस तरह की गुफ्तगू और जिस तरह के बयानात, इल्जामात सब हो रहा है, इससे एक बार फिर मुख्तदरा को फायदा होगा, होने जाएगा? मुख्तदरा को तो इस सूरत हाल से फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिसको कहते हैं जूतों में दाल बटना, कि जूतों में दाल बट रही है। और पीटीआई की कैसी सूरत हाल नज़र आती है, जिस तरह वो कराटे की फिल्मों में होता था ना, कि 60 बंदे 60 बंदों से लड़ रहे होते थे और समझ नहीं आता था कि कौन सी पार्टी कौन सी तरफ है, सब एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्ता होते थे। अब देखिए, इमरान खान साहब का कोई शक नहीं है कि ही इज़ इनडिस्प्यूटेबल लीडर ऑफ द पार्टी, और पार्टी के तमाम वोट उनका है, फैसला साजी उनके पास है, लेकिन कितने फैसले वो जेल में बैठ कर सकते हैं, या कोई भी लीडर कितने फैसले कर सकता है? जाहिर है बहुत सारे लीडर जो बाहर मौजूद हैं, उन्होंने डे टू डे फैसला साजी करनी होती है। एक सूबे की हुकूमत उनके पास है, उस सूबे की फैसला साजी करनी होती है, उस सूबे की वजह से पाकिस्तान को जीता गया था, और अगर उस सूबे का इमेज ख़राब होता है, गवर्नेंस का इमेज ख़राब होता है, तो जाहिर है उसका भी एक असर पड़ेगा। अब उस सूबे में आप देखिए कि वज़ीर आला साहब जो लीडर हैं, वो अपने साथियों पर इल्जामात लगा रहे हैं, इमरान खान का नाम लेकर लगा रहे हैं, टॉप लीडर्स पर लगा रहे हैं, असद कैसर, शाहराम तरकई, आतिफ खान, ये बड़े टॉप लीडर्स हैं, स्टालवर्ड्स हैं पार्टी के, और उनको कह रहे हैं कि ये साजिशी हैं, और इमरान खान ने कहा कि साजिशी हैं, इनको टिकट ना देना। और फिर मजे की बात यह है कि इन 3 में से 2 के भाई उनकी कैबिनेट में हैं। अच्छा, अगर ये साजिशी हैं तो फिर इनके भाई किस खाते में कैबिनेट में है? वो साजिश से उन्होंने कैबिनेट में डाला है, वो 2 सूबाई वजीर हैं। आप कंट्राडिक्शन देखिए। फिर एक शकील खान साहब वजीर थे, उन्होंने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, उन पर कमेटी बिठा दी और उनको करप्शन के नाम पे बाहर कर दिया गया। तैमूर झगड़ा साहब की बात आई, जो शायद वाहिद ऐसे लीडर हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं गंडापुर साहब को, क्योंकि वो कैरिज्मेटिक भी हैं, काबिल भी हैं और एफिशिएंट भी हैं, और उनके साथ लोग भी हैं, और उनका पत्ता किस तरीके से काटा जा रहा है। तो एक आपको नज़र आता है कि एक महलाती साजिशें जैसे होती हैं, और ये वहीं पर होती हैं जहां पे बादशाहत होती है। अब हमारी पार्टियों में भी तो माशाल्लाह बादशाह है ना, एक बादशाह बैठा है, सारी ताकत उसके पास है, सब फैसले उसने करने हैं, लेकिन बादशाह को देवता तो नहीं होता ना, ओमनीसेंट तो नहीं होता, हर इंफॉर्मेशन तो उसके पास नहीं आ रही होती, और ख़ास तौर पे अगर बादशाह सलामत जिंदान में हो तो सब इंफॉर्मेशन ना आ सकती है, ना फैसला कर सकते हैं।
तो पीठ पीछे फिर इतनी बड़ी साजिशों के अंबार लग जाते हैं। हर कोई अपनी अहमियत बनाने के लिए, अपनी पोजीशन जमाने के लिए। ज़ैगम साहब, ये साजिशों के अंबार इमरान खान को फायदा देंगे, नुकसान देंगे, और ये खुद उनकी अपनी वजह से होगा या फिर उनके इस चुनाव की वजह से होगा जिन लोगों के पास बाहर जिम्मेदारियां हैं? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इस पर परेशानी होगी और होनी चाहिए। आफ्टर ऑल इन्हीं लोगों के ज़रिए ही उन्होंने पार्टी चलानी है। वो बहुत कैरिज्मेटिक हैं, जब वो बाहर हों तो उनके पास मीडिया होता है और मीडिया के ज़रिए से वो अवाम तक अपील करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ डिलीवर करना है वो सूबाई हुकूमतों के ज़रिए से करना है। पंजाब की जो उनकी पिछली हुकूमत थी उसका दाग अभी तक उनके पास है। तो एक इनएफिशिएंट गवर्नमेंट और एक इनएफिशिएंट सेकेंडरी लीडरशिप जो आपस में लड़ रही हो और एक दूसरे पे करप्शन के इल्ज़ाम लगा रही हो, एक पार्टी जो करप्शन के खिलाफ प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, उसमें एक दूसरे पर करप्शन की चार्जशीट हो रही हो, करप्शन की तहकीकें हो रही हों, जर्नलिस्टों को कहानियां बताई जा रही हों, जूसी वीलागर्स जो हैं वो अपनी एक दुनिया बनाए हुए हों, अपने ढोल पीट रहे हों, तो अगर पार्टी का इमेज खराब होगा तो इमरान खान के लिए उसमें मुश्किलात में इजाफा होगी। आखिर में देखिए 2 चैलेंजेस हैं, अगर आप इनको देखें। एक चैलेंज ये है कि अवाम का एतबार इस लीडरशिप पे खराब हो रहा है। वो इनको लीडरशिप की बजाय लीडरशिप कहते हैं, ट्रस्ट खत्म हो रहा है। ठीक हो गया। और फिर ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज पर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंतखाबी दावे के मुताबिक दुनिया भर के ममालिक की दरामदी मसनूआत पर कम अज कम 10% टैक्स आयद कर दिया है। 25 ममालिक पर जवाबी टैरिफ लगाया गया है। पाकिस्तान पर 29%, भारत पर 26%, चीन पर 34%, जापान पर 24%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, बरतानिया, ब्राजील और सिंगापुर पर 10-10%, कंबोडिया पर 49%, जनूबी अफ्रीका पर 30%, इंडोनेशिया पर 32%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32%, जनूबी कोरिया पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप की इस टैरिफ पॉलिसी का फौरी नतीजा दुनिया भर में स्टॉक एक्सचेंजेस की शदीद मंदी की सूरत में सामने आ रहा है। यूरोप और एशिया की मुतादिद मार्केट्स की तरह पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में भी नए हफ्ते के पहले रोज कारोबारी रोज शदीद मंदी का रुझान रिकॉर्ड किया गया। पीर के रोज शंघाई से टोक्यो और सिडनी से हांगकांग तक तमाम बड़ी स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार हुई। खुद अमेरिका में सिर्फ 2 दिनों में सरमायाकारों के 60 खरब डॉलर डूब गए। एशिया एक ऐसा खिता है जो आलमी सतह पर फरोख्त होने वाली बहुत सी अशिया तैयार करता है और उन्हें बरामद करता है। यही वजह है कि एशियाई ममालिक सदर ट्रंप की जानिब से अमेरिका दरामद होने वाली अशिया पर टैरिफ आयद होने से बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। एशियाई मंडियों में जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग, यूरोपीय मंडियों में बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस के स्टॉक एक्सचेंजेस मंदी का शिकार हुए हैं। कनाडा और मैक्सिको की मंडियों पर भी मनफी असरात मुरत्तब हुए हैं। चीन ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से उठाए गए इक़दामात बुनियादी इक़्तिसादी उसूलों और मार्केट उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। तिजारती महसूलात को इंतहाई दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल करना यकतरफा तहफ़्फ़ुज़ पसंदी की एक मिसाल है। बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिका मौजूदा बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी और तिजारती निज़ाम को तबाह करने के लिए महसूलात का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने मफादात को आलमी मुश्तरका भलाई पर तरजीह और दुनिया भर के ममालिक के जायज़ मफादात को अपने तसल्लुत पसंदाना एजेंडे की तकमील के लिए कुर्बान कर रहा है। ये सारी सूरत हाल 2 बड़े सवालों को जन्म दे रही है। पहला, क्या ट्रंप बाद दूसरी जंग अजीम की टैरिफ पॉलिसी में इतनी बड़ी तब्दीलियां लाकर दुनिया को एक नई आलमी कसाद बाजारी की तरफ लेकर जा रहे हैं? और दूसरा, ट्रंप की इन पॉलिसीज के खुद अमेरिका पर क्या असरात होंगे? क्या अमेरिका को एक मरतबा फिर 1900 ग्रेट डिप्रेशन या 2008 वाली कसाद बाजारी का सामना करना पड़ सकता है? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, एशियाई और यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंजेस मंदी का शिकार, क्या दुनिया नई आलमी कसाद बाजारी के दौर में दाखिल होने जा रही है? ज़ैगम साहब, दुनिया एक बहुत बड़ी बेयकीनी के दौर में तो दाखिल हो चुकी है। इसके नताइज क्या निकलेंगे ये हमें देखना होगा, क्योंकि ये कैसी सूरत हाल है जो एक सदी के बाद में पैदा हुई है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, बुल इन अ चाइना शॉप, यानी चीनी के दुकान में, चीनी के सामान की दुकान में अगर भैंसा घुस जाए, और फिर वो भैंसा भी कौन है? ये वो भैंसा है जिसने ये आज का माशी निज़ाम तश्कील दिया है, इस माशी निज़ाम का एंकर है, उसकी वजह से ये पूरा माशी निज़ाम चल रहा है, और उसने खुद इस माशी निज़ाम पर हमला कर दिया है। और उस हमले से जो नताइज आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। खुद अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो दिसंबर से अब तक 20% तक गिर चुकी है।
फिर अब जब चाइना ने रिएक्ट किया तो आपने देखा कि एक दिन के अंदर एशिया की मार्केट्स, जिसमें पाकिस्तान की मार्केट भी शामिल थी, 13% तक गिरी हैं। हांगकांग की 13% गिरी। उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ तरह से गिरी। पाकिस्तान की 6% पे जाके फिर आखिर में 3.5% पर आज के दिन में रुकी। अब देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इन टैरिफ्स की वजह से अमेरिका ने जो टैरिफ्स लगाए हैं, जो सामान उनके पास आता है, और ये जवाबी टैरिफ नहीं है, इसको वो जवाबी टैरिफ कह रहा है। ये अजीबोगरीब फार्मूला है। जितना उसका ट्रेड का नुकसान है उसकी बुनियाद पे कह रहा है कि ये टैरिफ्स हैं तुम्हारे और इसको मैं जवाबी लगा रहा हूं। अब उसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड वार, जो कल तक एक तरफा खतरा था, लेकिन जब चीन ने रिटेलिएट किया तो बहुत लोगों का ख्याल है कि वो ग्लोबल ट्रेड वार शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन मुतासर होगी। दुनिया में कोई चीज़ आजकल एक जगह नहीं बनती, कई जगहों से, बहुत से मुल्कों से सामान आता है और एक जगह इकट्ठे होती है, और वो पूरा सप्लाई चेन डिसरप्ट होने जा रहा है, उसका खतरा है, जिससे पूरा ट्रेड फ्लो दुनिया का मुतासर होगा। और फिर उसका नतीजा क्या होगा कि माशी कसाद बाजारी, इकोनॉमिक स्लो डाउन, और सिर्फ रिसेशन ही नहीं, स्टैगफ्लेशन भी हो सकती है, कि इन्फ्लेशन, महंगाई का तूफान, और उसके साथ साथ कसाद बाजारी यानी मईशत का स्लो डाउन होना। अब मामला ये है कि एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर, एक ऐसी सुपर पावर जिसकी ताकत कम हो रही है, अहमियत कम हो रही है, वो रिएक्ट कर रही है इन वेरी अनप्रेडिक्टेबल वे, कि उसकी माशी मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, जियोपॉलिटिकली उसकी अहमियत खत्म हो रही है। और एक ट्रंप जैसा लीडर जो उसके पास मौजूद है, वो एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहा है। और जब जुआ खेला जाता है तो आपका पता नहीं क्या निकलेगा। पाकिस्तान को बहुत मुहतात होने की ज़रूरत है। हमारी इंपोर्ट्स महंगी हो सकती हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो सकती हैं, और जो एक्सटर्नल सेक्टर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, वो पहले से हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। दुरुस्त हो गया जी। रज़ा रूमी साहब, ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की ख्वाहिश, माशी पॉलिसियों पर इसके असरात तो नजर आना शुरू हो गए, वहां पर भी लोग सड़कों पर मौजूद हैं। 2 दिनों में सरमायाकारों के $60 खरब डूब गए हैं। आपको क्या लगता है 1929 और 2008 के तो वक्त सर्वाइव कर गए, इस वक्त जो मुमकिन ये क्राइसिस की सिचुएशन है, सकत है अमेरिका में इससे लड़कर उभर जाने की? देखिए, पहली तो ये बात है कि सकत तो है यकीनन। अभी भी अमेरिका जो है दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, और उसके जो माशी मुख्तलिफ पहलुओं से वो एक मजबूत पोजीशन में है। वो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ कबल वक्त होगा ये अंदाज़ा करना कि इस तरह की पॉलिसीज़ के, टैरिफ की पॉलिसीज़ के साथ एकदम अमेरिका का भट्टा बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मगर ये ज़रूर है कि जैसे अभी जैगम साहब ने कहा, एक डिक्लाइनिंग पावर जो होती है, एम्पायर जिसे कहा जाता है, उसकी जो मजीद तनज़ुली है, उसकी रफ्तार में इजाफा हो जाता है जब इस तरह के लीडर्स इस तरह की माशी पॉलिसीज बनाएं, जिससे कि अमेरिका एक आइसोलेशनिज्म की तरफ बढ़े। क्योंकि अमेरिका ने पिछले 80-90 सालों में एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर का लीडर रहा है जिसमें उसकी ना सिर्फ इजारादारी रही है, बल्कि जो दुनिया की मईशत है बिलमूम, उसका मेन ड्राइवर और पॉलिसी साज अमेरिका ही रहा है। वो इस वक्त बदल रहा है, तो ये भी एक जो है अमेरिकी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा असर होगा, और अमेरिका का जो रोल है ग्लोबल इकोनॉमी में वो भी श्रिंक कर सकता है। लेकिन ज्यादा अहम जो मसला इस वक्त जो अमेरिका के अंदर जो बहुत बेचैनी और इज़्तिराब है, वो इन्हीं खदशात की बाइस पर है कि यहाँ पे कसाद बाजारी का जो प्रोसेस है वो अगर स्टार्ट होता है तो लोग अपनी नौकरियां खो देंगे। मजीद महंगाई इन टैरिफ से बढ़ेगी, क्योंकि जहां से भी वो माल आ रहा है वो और महंगे दामों बिकेगा, चाहे वो मेक्सिको हो, चाहे वो वियतनाम हो, कैम्बोडिया हो, बांग्लादेश हो, टेक्सटाइल सारी की सारी वहां से आती है। तो एक टी शर्ट जो पहले $2 की थी वो $4-5 की हो जाएगी। तो लोग इसके बारे में बहुत जो है तशवीश रखते हैं। दूसरा जो इस पूरी फलसफा जो है ये ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, उसके पीछे ये दावा था कि यहाँ की नौकरियां जो है वो चीन चली गई हैं, वियतनाम चली गई हैं, बांग्लादेश चली गई हैं, हमने उन नौकरियों को दोबारा लेकर आना है और दोबारा से इंडस्ट्री को लगाना है। मगर अभी आप देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कल ही एक मजमून लिखा था कि भाई यहाँ पे वर्कर्स भी उस तरह के मौजूद नहीं है जो कि चीन और वियतनाम की तरह काम कर सके।
अच्छा, अब इस सब का नतीजा और वो उम्मीद भी कर रहे हैं शायद इनको वो वर्कर्स वापस लाने पड़ेंगे दोबारा। जी, वो लाने पड़ेंगे, लेकिन ये मामला होगा नहीं हल, हर चीज महंगी हो जाएगी। और इसलिए इस वक्त जो है, कल आपने देखा होगा कि कल 1300 से जायद जलसे हुए अमेरिका के हर बड़े और छोटे शहर में। शदीद किस्म के मुजाहरे भी हुए और वो लोग यही कह रहे थे कि भाई इस तरह से मईशत का जो भट्टा बिठाना है वो यकीनन नामुनासिब भी है और इसको बंद होना चाहिए। और फाइनल जो पॉइंट मैं आपसे ये कह दूं कि देखिए, इस वक्त जो अमेरिका की सरमायादार तबका है, बड़ा बड़ा बिजनेस जिन्होंने खरबों डॉलर उनके लूज कर गए हैं, वो इस वक्त भी उन्होंने ट्रंप से अपनी जो है सपोर्ट एक तरह से रिकंसिडर करें। कुछ ने तो पब्लिक में आकर काफी अरबपति अमरीकियों ने कहा है कि ये गलत कर रहा है। हो गया। लेकिन देखना योग कि आलमी सतह पर ये ऊंट किस करवट बैठता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शहजाद साहब और हमाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, ये जो ट्रंप ने तिजारती जंग शुरू की है, शिद्दत आ रही है, चीन की जानिब से शदीद एहतजाज करके इसको एक ज़ाती मामला और बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी और तिजारती निज़ाम को तबाह करने का कहा गया है। क्या दुनिया तेज़ी से कसीर क़ुत्बे निज़ाम में दाखिल होने जा रही है? नई अलाइनमेंट्स होंगी, नए तरह का बिजनेस इंट्रोड्यूस होगा? आपको क्या लगता है अमेरिका बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की तरफ जाएगा? आयशा, ऐसे निज़ाम कायम करना खास तौर पर ग्लोबल लेवल पर कोई आसान काम नहीं होता। अमेरिका एक ऐसी पोजीशन में था दूसरी जंग अजीम के बाद जब वो एक मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट पावर बन के उभरा था। उस वक्त उसकी बात हर कोई मानने के लिए तैयार था। लेकिन क्या आज चीन या रूस या उन दोनों का मिलाप मिलके एक ऐसी ताकत और कुव्वत बन सकते हैं? हाँ, अपनी वो जो जिसे आप कहते हैं कसीरुल कुतबी, उनकी हैसियत तो अपने तौर पे कायम है, लेकिन क्या वो इतनी ताकत रखते हैं या इस किस्म का निज़ाम तश्कील देने की अहलियत रखते हैं? मेरा ख्याल है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं आज के दौर के अंदर, आज के वक्त के अंदर। और ये भी खतरा है, और यही खतरा है जो कि इस वक्त अमेरिका में महसूस किया जा रहा है कि कहीं ये तो नहीं कि अमेरिका को छोड़ के बाकी दुनिया अपनी तिजारत वैसे ही कायम रखेगी जिस तरीके से करती जा रही है। याद रखें, चीन 3.5 खरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है सालाना। तो वो एक ऐसी मईशत जो कि बिल्कुल ही एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, वो किस तरीके से अफोर्ड कर सकती है। लेकिन कसाद बाजारी अगर अमेरिका में ही रहती है तो उसके तो चांसेस तकरीबन हैं, इसलिए कि ना अमेरिका किसी की इंपोर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा, कम से कम उस कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करेगा जिस पे वो मुल्क उसको देने के लिए तैयार होगा, और ना ही एक्सपोर्ट कर पाएगा और उसके तिजारती निज़ाम में खलल आएगा जिस तरीके से कहा गया। तो ये तो एक चीज कायम है, लेकिन क्या दुनिया भी उसके साथ ही कसाद बाजारी में चली जाएगी? तो फिर तो पूरी दुनिया के लिए एक डाउनवर्ड ट्रेंड बहुत बड़ा बन जाएगा। मुझे लगता है ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि 2 साल में अमेरिका के अपने इलेक्शंस आने हैं, मिड टर्म इलेक्शन। अमेरिका में हर 2 साल के बाद बड़े इलेक्शंस होते हैं, और जब वो मिड टर्म इलेक्शन आते हैं तो ये जो बाइट है, ये जो उसको चोट लगेगी उसकी मईशत को, वो मेरा ख्याल है कुछ राह रास्त पे लाने के लिए उसको काफी होगी। जब अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, इंपोर्ट करने के लिए लोग तैयार नहीं है, तो क्या इस सूरत में अमेरिका अपनी इस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकता है या नहीं? अमेरिका के अंदर से भी बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं, और जिस तरीके से कहा गया कि उनका ख्याल ये है कि अमेरिका का यही एक हरबा और यही एक ऐसा प्लैंक था जिसकी वजह से उसने अपनी दुनिया के अंदर डोमिनेंस क्रिएट करके रखी हुई थी। तो क्या वो अपने हाथ से ये छोड़ देगा इतनी आसानी के साथ, पहला धचका खाने के बाद, जो कि गालिबन 1.5-2 साल लगेंगे उसको लगने के अंदर, लेकिन इन 1.5-2 सालों में अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये मुझे लगता है कि इसको खदोखाल बनेंगे। और इसी से ही एक चीज याद रखें कि इस वक्त जिससे अमेरिका कह रहा है, और इसमें हकीकत दी है कि इस खौफ के साथ कि हम कहीं हमारी तिजारत, हमारी मईशतें बहुत बुरे तरीके से मुतासर ना हो, 50 से ज्यादा मुल्क इस वक्त, जिसे अमेरिका खुद कहता है, वहां उनके दरवाजे पे खड़े हैं कि हम आपके साथ मामला तय करने के लिए तैयार है। बहुत सारे मुल्कों में फौजी सपोर्ट भी अमेरिका प्रोवाइड करता है, और उनके कुछ इक्विपमेंट है जो उन्होंने दे रखा है। वो उस किस्म के मामला को सुधारने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए भी ये एक मजबूरी दुनिया की बन गई है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को संभाला दिया जाए। तो ये जब सब चीजें देखते हैं तो लगता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी चोट भी खाएगा, कहीं ना कहीं पे अपनी मर्जी भी तय कर पाएगा, लेकिन वो सारी मईशत को उभर के उस लेवल पे आना जहां पर एक मुकम्मल नया अमेरिका का मुआशी निज़ाम तश्कील पाए, वो देर होगी। उससे पहले इलेक्शन आ जाएंगे जिसकी चोट उसको मजबूर कर देगी कि अपनी चीजें वापस ले और सीधे रास्ते पे वापस आए। दुरुस्त हो गया। हमाद साहब मुस्तकिल रद्द-ए-अमल भी दे रहे हैं। ट्रंप साहब उन्होंने पहले कहा कि हालात वाक़यात यहाँ ले आए कि दवाई देना पड़ी, फिर उन्हें एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया। वो कहते हैं दुनिया के सख्त और मुनसिफाना तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। मामला कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली किसी बार्गेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे इस पूरी सूरत हाल और अपनी पॉलिसीज को?
अमेरिका ने आज तक जितनी जंगें लड़ी हैं उसमें कोई ना कोई हलीफ उससे मुयस्सर आते रहे हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि हम देख रहे हैं कि यूएस से वर्सेस द ग्लोब हो गया मामला। पूरी दुनिया के ऊपर एक तरह की इकट्ठी हो गई दुनिया, और उन्होंने कहा भाई ये क्या शुरू हो गया, और सब ने काउंटर मेजर्स अनाउंस करना शुरू कर दिए और पॉलिसीज़। आप देख ही रहे हैं कि चीन ने 34% कर दिया, EU इज़ कंसिडरिंग 50% एंड सो ऑन सो फोर्थ। हर तरफ से एक रिएक्शन आ रहा है। ये कड़वी गोली जो है, ये मेरा ख्याल है सबसे पहले तो इसकी तबाहकारियों पे तवज्जो देनी चाहिए कि ये कड़वी गोली किसने निकलनी है। यानी उनके अपने $6.6 ट्रिलियन ये डो जोन्स और नेस्डैक वगैरह ने लूज़ किए हैं। ये अमाउंट तरह इस पर गौर तो फरमाइए कि ये क्या हो रहा है वहाँ पर, और इस जिन मकसद के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, यानी अल्टीमेट जो एम है, यानी मकामी इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ देना और उनको मैन्युफैक्चरिंग अपनी बढ़ाना, ये गोल क्या इससे अचीव किया जा सकता है? ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मसला है। ये तो नहीं कि आप अगर खुद सस्ती चीज़ नहीं बना सकते तो आप दूसरों की चीज़ें भी महंगी कर देंगे। ये तो एक मेरा ख्याल है इसका हल नहीं था। और जिस तरह जैगम साहब ने भी कहा कि ये अपना टोटल डेफिसिट जो है वो अनाउंस करते हैं, 1.2 ट्रिलियन है ट्रेड डेफिसिट उनका। वो डेफिसिट अनाउंस करके आप कहें कि हम इसको अब बराबर करना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये तो नहीं है। ये तो किसी ने भी आज तक इख्तियार नहीं किया। इस सारी स्कीम में मेरा ख्याल है इसमें सारी दुनिया के सफ़र करने का इम्कान तो है ही, लेकिन अमेरिकन आवाम जो है शायद उनको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़े, और उनको इस बात का इदराक है, क्योंकि उन्होंने अभी देखा कि सप्लाई चेन ज़रा सी डिस्टर्ब होती है अंडों की, तो क्या हाल होता है मुल्क के अंदर। तो अगर ये अक्रॉस द बोर्ड ये काम शुरू हो गया तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, आज वो किसी ने एस्टिमेट किया हुआ था वहीं पर पेपर ने कि तकरीबन $3,800 to $4,000 एवरेज हाउस होल्ड की बढ़ेगी कॉस्ट, ये जो खाने पीने की अशिया है इनके ऊपर। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये किस तरह का पेंडोरास बॉक्स खोल दिया गया है कि पूरी दुनिया उथल पुथल होकर रह गई है, और आखिर में सारी दुनिया है तबाही के दहाने के करीब। और मैं सोच रहा हूँ मेरा क्या होना है। पाकिस्तान के ऊपर 29%, 10% तो बेस है ही, 29% ऊपर लगा है, इंडिया पर लगा है 26%। हमारी सारी एक्सपोर्ट होती है टेक्सटाइल की अमेरिका की तरफ। तो अब मामला, लेकिन चलिए खुशी की खबर यह है कि बांग्लादेश पे ज़्यादा लग गया, वियतनाम पे ज़्यादा लग गया। हमारे पास एक ओपनिंग मौजूद है। मगर क्लोजिंग करते हैं, और ये अमेरिकी सदर की बात है कि जो गोली दूसरों को या दवाई दे रहे हैं, कड़वी गोली उन्हें ना निगलनी पड़ जाए। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।